टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। फ्रेंड्स, आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड। तो अंजलि अरोड़ा टॉक शो की पूरी टीम की तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी तो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेलिब्रेशन में, जी हाँ, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने हमारे साथ आई हैं शिल्पा शर्मा जी, जो कि AIIM की फाउंडर और सीईओ है, दैट इज आर्ट मेड इन इंडिया। जी हाँ, और ये क्या है और किस तरह से, मतलब उनके जो गोल्स और सपने हैं बहुत ही अच्छे हैं और पॉजिटिव है। मुझे जैसे जब भी उनसे बात की है, मुझे बहुत ही पॉजिटिव ऑरा मिला है उनसे। और उन्होंने, उनका जो एक कहते हैं ना मोटो है, फोकस है आर्टिशियंस को हेल्प करने के लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी पैशन जर्नी, एंड इवन उनसे जानेंगे कि ये जो आर्ट मेक इन इंडिया है किस तरह से हम सब आर्टिस्ट जो है उनको हेल्प करता है और किस तरह से एक कदम आगे बढ़ाता है आर्टिस्ट को अपने टैलेंट के साथ। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ करते हैं उनका स्वागत, शिल्पा शर्मा जी। वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। शिल्पा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आज तो हमारा ये स्पेशल एपिसोड है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो हमें बहुत अच्छा लगा जो आप हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैम मैं मुझे चाहूँ, जी जी जी। मैं भी आपसे मिलके बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि आप वुमन एंटरप्रेन्योरों को प्रोत्साहित करती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम मैं शो शुरू करने से पहले आपको यही कहूंगी कि आज का ये जो कहते हैं ना आजादी का दिन है, तो आप हमारी ऑडियंस को विश करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, 15 अगस्त का दिन तो हमारे गर्व का दिन है, और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ 15 अगस्त को ही न मनाएं। हम देश के लिए एक अपने जीवन में छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखें कि हम जी। इस जीवन काल में अपने देश के लिए क्या करके जा रहे हैं, हम अपनी राइट। सोसाइटी के लिए क्या करके जा रहे हैं। इसको हमेशा एवरी डे माइंड में रखें। हमारी रूटीन तो वैसे ही चलेगी जैसे हम अपने विजन में सोच के रखा है, लेकिन राइट। थोड़ा एड ऑन एज ए देश को क्या देके जाना है हमको, वो भी थोड़ा एड ऑन कीजिए। असली में 15 अगस्त वही मायने है उसके। जी जी जरूर। एंड इवन अभी तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो मैम आप क्या कहेंगी, आपके लिए आजादी के जो अभी आपने मायने ऑलरेडी बताए, तो अगर हम इसको खुलकर बात करें तो आजादी के मायने सही में क्या होगा? लाइक एक इंडियंस के लिए, हर हर इंडिविजुअल के लिए आजादी का मायना अलग होता है, तो आपके लिए क्या है? देखो, आजादी तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की मुझे बहुत अच्छी लगती है जो है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति है।
हम जी अपने जी। विचार खुलेआम लोगों के सामने रख सकते हैं। रख सकते इससे बड़ी आजादी तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि जिस कंट्री में अगर हमको बोलने की आजादी नहीं है, हमारी सोच को हम पब्लिकली भी व्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर वो एक दबाव सा बना रहता है। लेकिन ये हमारी कंट्री में सबसे बड़ी आजादी है। और अभी फिलहाल जो आजादी की मैं अगर बात सोचूं, जो होना चाहिए कि टैक्स तो हम सब पे कर रहे हैं प्रॉपरली। अभी राइट। वो बात, फूड्स पे भी टैक्स लग गया है, तो अभी ये तो नहीं कह सकते कि मुझे विदाउट जीएसटी वाला दूध दे, मुझे विदाउट जीएसटी वाली सब्जी दे। हम अभी ऐसा नहीं कह सकते। नहीं कह वो सकते। वो कट के ही जाने वाला है। तो हाँ। टैक्स तो प्रॉपर जा रहा है, लेकिन हम्म। सरकार को भी उस टैक्स को प्रॉपर यूज हो, उस पे भी थोड़ी नकीले कसनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जो पार्टीवादी चल रही है, तो ये जो पार्टी दल बदल चल रहा है, हमारा हम्म। मेहनत का पैसा है, उसको अपने देश में खास करके हॉस्पिटल्स और शिक्षा के लिए जरूर यूज होना चाहिए। ये मेरा मैं इसके लिए जरूर सरकार से मांग करूंगी कि हॉस्पिटल्स और शिक्षा बहुत जरूरी है, थोड़ा राइट। सा गवर्नमेंट कंसेशन पे होने की। क्योंकि ये अगर हमको आजादी नहीं दी गई, तो हमारा टैक्स पे करने का मायने मुझे नहीं समझ में आता है कि हमारे लिए कुछ फायदा है उसका। आपके कहने का मतलब है तो हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो सरकार को भी इस पर सीरियसली देखना चाहिए यस यस, वो पैसा घुमा के वापस निकला जा रहा है, क्या हो रहा है उस पे सरकार ही बेहतर उस पे कर सकती है। तो थोड़ी नकीले टाइट कर दी जाए कि पब्लिक फंड अभी बहुत आएगा, बहुत आ रहा है, तो ये थोड़ा सरकार की तरफ से हमको इसकी आजादी मिल जाएगी, हमको समझ में आ जाए कि एक एक पैसा हमारे जनहित में यूज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज हो रहा है। तो हर कोई टैक्स पे करने से ये अंदर से ये कूड़ेगा नहीं कि हम तो इतना पे किए जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ रोड दिखाए जा रहे हैं हमको, और बोलते हैं ना नेपोटिज्म देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। वो नहीं जी। होना चाहिए। सही बात है मैम। एंड इवन ये मेरे ख्याल से नेपोटिज्म पे तो बहुत ही चर्चा चलती रहती है, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जो हमारे शो की टैगलाइन है, इट इज द शेयरिंग अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। तो राइट। आपके हिसाब से जुनून क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगी, पैशन क्या होता देखो, पैशन तो मैं तो पागलपन ही नाम दूंगी उसको, पैशन को। है? जी। क्योंकि वो लॉस प्रॉफिट नहीं देखता, वो ये की देखता है कि मुझे जो मैंने सोचा है, जो मैं कर रहा हूँ, उसको प्रूफ करना है। तो ओके। लेकिन पैशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सोसाइटीज को हम कुछ, उसको भी फायदा हो। सिर्फ अच्छा। अपना फायदा, ये पैशन रॉन्ग हो जाएगा। और वो वही पैशन बोलते हैं ना, एक्सप्लोर ज्यादा होता है जिसमें हर किसी को फायदा हो। आपने राइट। देखा होगा जितने भी स्टार्टअप हुए हैं, वो एंड यूजर से लेके बिजनेसमैन और स्टार्टअप और डिस्ट्रीब्यूटर सबको फायदा है, तब जाके वो स्टार्टअप बहुत अच्छे लेवल पे गया है। तो जी। हम हमारा पैशन ये होना चाहिए कि हम रहे ना रहे, लेकिन हमने जो पैशन से उस इंडस्ट्री को या उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने जो सींचा है, तो ध्यान से। वो हमारे बाद भी चलता रहे, और पब्लिक को उसका फायदा मिलता रहे, जो लोग उससे जुड़े उसको उसके बेनिफिट्स मिलते रहे। तो वो पैशन पे काम करना मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो पागलपन बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि आपका जो मैंने प्रोफाइल जहाँ तक जाना है, तो आपने भी हम्म। काफी काम ऐसे किए हैं जिसमें लोगों के साथ आप कनेक्ट होती हैं। आपने कल भी रक्षाबंधन बहुत ही डिफरेंट वे में मनाया, मैंने देखे आपके फोटोज वगैरह। तो उसका क्या राज है, ये भी जानना चाहेंगे आप? देखो, पहले सबसे पहले तो हम जिस एरिया में रहते हैं, तो जी। वहां के पुलिस अधिकारी हमारी, देखो, हर चीज हमारी नोटिस में हो ऐसा जरूरी नहीं है। राइट। वो बहुत सारी सुरक्षाएं हमारे लिए है, वो देते हैं, और उनकी ड्यूटी है देनी। लेकिन मुझे ऐसा फील आया कि उनके आरोग्य की शुभकामनाएं हम तो देने जा ही सकते हैं ना, कि सही अगर वो बात है। स्वस्थ रहेंगे और तो वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर पाएंगे। तो राइट। हम एक बोलते ना कि बहन बहन का जो रक्षा का धागा होता है ना, वो एक्चुअली एक ब्लेस से होता है, ब्लेसिंग है वो, एक पॉजिटिव सही बात है। वाइब्रेशन है। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट हम उनको ब्लेसिंग तो दे सकते हैं ना, तो वो एक ब्लेसिंग का माध्यम था। और जो मैं सोसाइटीज के लिए कर रही हूँ, तो अभी कैसा है, बहुत ऑन ग्राउंड आ गई हूँ। पहले हम्म। मैं अदर के लिए बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन हम्म। मेरे एरिया में लोग मुझे बहुत कम जानते थे। मतलब मैं अच्छा। 18 ईयर से मैं अपनी सोसाइटी में यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं थोड़ी आर्टिस्ट मुड़ी हूँ, तो फोन कांटेक्ट, इंटरनेट कांटेक्ट ज्यादा रखे।
वो बोलते ना, फिजिकल कांटेक्ट बहुत कम रहते थे मेरे, कम रहता है। मतलब लोगों से मैं ज्यादा मिंगल नहीं हो पाती थी। तो मैंने बोला ये मेरा गलत है, जहां रहती हूँ उन लोगों को भी बेनिफिट्स देना चाहिए पता मुझे। होना चाहिए। हाँ हाँ। और कैसा होता है, जब तक हम मार्केट प्लेस रेडी नहीं करते, हम जो प्रोडक्ट्स राइट। बनाते हैं उसको सेल कहाँ करें। प्रोडक्ट्स राइट। बना लेंगे लेकिन सेल करने का माध्यम हमने खड़ा नहीं किया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगा। तो राइट। वो मेरा माध्यम मेरा खड़ा हो चुका है और भी खड़ा हो रहा है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मेरे आसपास के सोसाइटियों को भी मैं अच्छा रोजगार दे सकूं, जो लेडीज पैशनेट है आर्ट फील्ड में उनको मैं अपने साथ जोड़ूं। तो मैं बहुत सारी लेडीजों को अपने साथ जोड़ूंगी, इसलिए भी मुझे बोलते हैं ना कि हमारे जो नजदीकी पुलिस अधिकारी है उनसे भी राइट। कनेक्ट होना चाहिए, कि बहुत सारी महिलाएं जरूरतमंद है, उनके पास कोई ना कोई केस के लिए जाती है, तो वो हाँ। हेल्प के नाम पे पहला नाम मेरा उनको समझ में आए। आए। इसलिए भी मैं थोड़ा अभी ग्राउंड लेवल पे कांटेक्ट बिल्ड कर रही हूँ। नहीं मैम, मुझे इसमें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम अपने भाई को बोलते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, रक्षाबंधन तभी कहते हैं। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छा आइडिया है कि सबसे ज्यादा रक्षा तो हमारे पुलिस कर्मी करते हैं हमारी, चाहे वो रात हो बिल्कुल दिन हो, तभी हम सेफ फील करते हैं मुंबई में, क्योंकि हमें पता है कि हर मोड़ पर एक पुलिस वाले जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बिल्कुल कॉल पर हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये आई वॉज वेरी बिल्कुल। इम्प्रेस्ड विद दिस आइडिया एक्चुअली। नेक्स्ट ईयर मैं भी थैंक यू कुछ सो करूंगी ऐसा। जरूर। मच। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम फिर आपका ऐसा नहीं हो जाए कि पुलिस के पुलिस स्टेशन पे महिलाओं की लाइन लग जाए राखी बांधने के जाके लिए। राखी बांध नहीं, लेकिन मतलब होता है ना कि उनको कितना अप्रिसिएशन लगेगा कि हाँ भी, मैंने देखा है कि जो ये जो पुलिस वगैरह से जुड़े हुए हैं लोग, वो लोग हम वो जो भले उनकी सैलरी या जो भी उनको मिलता हो, लेकिन उनको ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा उनको सैल्यूट मार कर जाए ऐसे चलते हुए। लाइक मेरी जो मेरी बड़ी बेटी है, जब छोटी थी तो जब भी पुलिस वालों को देखती थी शी यूज्ड टू सैल्यूट, तो उसमें भी उनको बहुत खुशी मिलती है। दैट इज द रियल हैप्पीनेस दे गेट, कि जब हम एक एज राइट। इंडिविजुअल उनकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, ये जो आर्ट मेड इन इंडिया है, आप उसकी फाउंडर है, तो ये पैशन आपके अंदर कैसे है? एक्चुअली मैंने कहा ना, मैं एक बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। जी जी जी। मेरे बचपन से मुझे कला का शौक रहा है, और ये सब शौक से ही काम करती गई। बस मुझे सीखने का बड़ा ये था, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। तो सीखना मतलब क्या है, मुझे एक बार देख लूं तो मुझे समझ में आ जाता है। ये थोड़ा गुड मेरे अंदर ऑब्जर्व। ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई लेवल पर है। आज अच्छा। भी वही है, भले वो टेक्निकल चीज का ना हो, मेरे आंख के सामने किसी ने कर लिया है तो ये तो नोट हो गया है। ऐसा है। तो मुझे, मैं उस पैशन में ऐसे ही चलती गई, फिर शादी हो गई। वो बोलते हैं ना, शादी के बाद एक हाउसवाइफ के लिए एक स्टॉप आ जाता है कि अभी तुम्हें परिवार देखना है, हाँ। बच्चा देखना है, तो तुम अभी अपने पैशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। को फॉलो नहीं कर जी। सकते, या फिर फिर राइट। उतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन हाँ। मेरे लिए उल्टा हो गया। मैं जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हुई है, जहाँ पे 18 से 20 लोग थे। और उसमें भी इतने लोगों के साथ रहने के बाद भी जो मेरी ननद के फ्रेंड्स थे वो सीखने में आते थे मेरे पास। तो वो पैशन बरकरार रहते गया। लेकिन धीरे 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 वो क्लास ऐसे क्लासेस शुरू हो गया कि फिर मुझे समझ में आया कि यार ये तो पार्ट टाइम बहुत अच्छा अर्निंग है, चलो अच्छा। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ। फिर धीरे धीरे फैमिली सेपरेट होते गए, जैसे बच्चे बड़े होते गए सबके, तो मुझे फिर लगा कि यार ये मैं अपने प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, आर्ट गैलरीज में देती हूँ, ऑन अप्रूवल जाता है। बहुत सारे आर्ट गैलरीज ऐसे हैं कि हमसे 500 में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और वो 3,000 में बेचते हैं। राइट। इतना डिफरेंस है। और आर्ट को सिर्फ हॉबीली देखा जा रहा है, एक डेकोर देखा जा रहा है, और इतना बड़ा प्राइस गैप है इसके बीच में। और मैं जब सोची कि कोई ब्रांड के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो चलो एटलीस्ट हमको कंटिन्यू ऑर्डर तो मिलेगा। राइट। देखा कोई ब्रांड ही नहीं है मार्केट में, सब अनऑर्गेनाइज पड़ा है। तो मुझे लगा कि यार ऐसे न जाने मेरे से कितने आर्टिस्ट होंगे, ट्रू। और ज्यादा करके जो मेल आर्टिस्ट है उनका तो पूरा घर चलता है उससे। तो वो हाँ। कैसे स्ट्रगल करते होंगे इस चीज को। मैंने कहा कि जो कला संस्कृति हमारी धरोहर है, जिस कला से बोलते हैं ना, ये आर्ट हमारे पूर्वजों के बोलते हैं ना रोम रोम में बसा था, उससे हमको कैरी फॉरवर्ड होता गया है अभी तक। तो बहुत सारे बॉर्न आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको कला तो है उनके पास बहुत अच्छी, लेकिन वो करे क्या उससे। क्या जैसे करें। कि जो हमारे महाराष्ट्र की बात करें, तो मूर्ति बनाने, गणपति मूर्ति बनाने वाले कलाकार बहुत है। बहुत है। लेकिन
उन मूर्ति बनाने वाला कलाकार को ये गाइड कर कौन करेगा कि आपको कॉर्पोरेट में सेल करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाए, और उस प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट की साइज क्या होनी चाहिए, और वो प्रोडक्ट्स के बोलते हैं ना कौन सी कैटेगरीज के होने चाहिए, ये कौन गाइड करेगा उनको। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुरू करूं। हर कोई अगर सोचता है सरकार नहीं कर सकती, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता क्या, तो मैंने बोला मैं भी तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी सिर्फ ब्लेम ही कर रही हूँ। तो मैंने कहा हमको ब्लेम नहीं करना है, हमको एक छोटा स्टेप लेना है, हमको करना है कुछ। तो फिर मैंने आर्ट मेक इन इंडिया की स्थापना की। 2017 में मैंने की इसकी स्थापना। तब मैंने फाउंडेशन भी ओपन किया और प्राइवेट लिमिटेड भी ओपन किया, क्योंकि मेरा सोशल कॉज है वो प्योर सोशल कॉज है। उसमें मैं ये टैग नहीं लगाना पसंद करती कि चैरिटी के नाम पे बिजनेस हो रहा है। और मैंने बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं जो चैरिटी के नाम पे बिजनेस कर, और मैं उसको सच बताती हूँ कि अगर एक्चुअली इतने ऑर्गेनाइजेशन है, आज हमारे महाराष्ट्र की भी बात करूं 3.5 लाख से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट ओनली आर्ट फील्ड इज अ डिफरेंट फील्ड, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम करे ना अपने सोसाइटीज के लिए, तो इतनी बेरोजगारी और इतने लोग अपने आप में हेल्पलेस फील नहीं करेंगे। लेकिन काम नहीं करना, उनको बस पैसा घुमाना है वहां पर, वो भी मैंने देखा। तो मैंने कहा नहीं, हमको ट्रूली काम करना है। और जहां मैं बिजनेस करती हूँ वहां मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि देखो अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनेगी तो आर्टिजन्स कैसे कमाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे डेवलप। मैंने कहा ना एंड यूजर इन्वेस्टमेंट तो तक वो, चाहिए। हाँ हाँ, और एंड यूजर तक तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। जब तक मैं प्रॉफिट नहीं खाऊंगी तो मेरे कारीगर नहीं प्रॉफिट खा कर पाएंगे, मेरे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर जुड़े हैं वो भी प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। प्रॉफिट नहीं कर तो पाएगा। बिजनेस इज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इज ए प्राइवेट लिमिटेड। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सरकार की तरफ से बहुत सारे कैंप्स लगा सकते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आर्टिजन के कार्ड के भी कैंप होते हैं, फिर ये उनकी काउंसलिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, ये सब प्योर चैरिटी है। तो मैंने बोला कि चैरिटी, हाँ, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म मेरे चलते हैं। और आर्ट मेकिंग का एक बड़ा ब्रांड टैगलाइन है जिसके अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड और एक फाउंडेशन दोनों चल रहे हैं। और बस यही एक पैशन के तौर पे शुरू हो गया कि नहीं, अब मैं इंडिया नंबर 1 हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मैं खड़ी करूंगी। और जब तक बोलता है ना सांस चलेगी तब तक मेरी कोशिश है, और जरूर होगा, ये मुझे विश्वास है इस पर। हाँ एक्चुअली जो ट्रूली कहते हैं ना, पैशनेट होकर और होता है ना सच्चे मन से किया जाए तो होता ही है। तो ये आर्ट मेक इन इंडिया एक्चुअली में क्या करते हैं, मतलब अगर कोई आर्टिस्ट आप लोगों को अप्रोच करता है कि आई एम एन आर्टिस्ट, तो व्हाट प्रोसेस यू आर हैविंग फॉर देम? देखो कोई आर्टिस्ट आता है मुझे मेरे पास, तो मैं बोलती कि अभी फिलहाल तू कर क्या रहा है, तेरी क्वालिटी क्या है काम करने की। क्योंकि स्कल्पचर में भी क्ले स्कल्पचर अलग होते हैं, वुड स्कल्पचर अलग होते हैं, स्टोन स्कल्पचर आर्टिस्ट अलग होते हैं। तो वो फिर मुझे कहता है कि मैडम मैं वुड में करता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, वुड में बहुत सारे स्कल्पचर मास्टरपीस बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। उसके बाद उसकी डाई निकलती है तो प्रोडक्शन लेवल पे थोड़ा सस्ता हो जाता है। क्योंकि देखो जब तक हम पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे कि लोग इजीली उसको खरीद ले, तब तक वो आपको वो वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस नहीं देगा। और अगर चाइना अपने इंडिया में जिसने टेक ओवर किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना के आज इंडिया में बिक रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि हम उसको इजीली अपने पॉकेट मनी के हिसाब से खरीद पा रहे हैं। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता है ना बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी या तो नहीं आती। लाइक मेनली ऐसा हुआ था लॉकडाउन में कि सब कुछ सोशल नेटवर्क पर एक्टिव हो गया था, मगर पीपल आर नॉट नोइंग कि किस तरह से उनको अपनी आर्ट की मार्केटिंग करनी है। तो क्या आप आर्टिस्ट को उसमें भी गाइड करते हैं कि वो किस तरह से अपनी आर्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं? देखो आर्ट की मार्केटिंग के लिए मैं उनको अभी फिलहाल गाइड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें सारे आर्टिजन अपने में हमारे साथ आ जाए। क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली मार्केटिंग करने बैठेगा तो वो सारे कॉर्पोरेट्स और एक्सपोर्ट्स में तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे उसमें टेक्निकल चीजें भी है, प्लस कंपनी क्या करती है, एक फेथ चाहती है, एक ब्रांड फेथ चाहती है। तो हर कोई अपना ब्रांड फेथ नहीं डेवलप कर सकता ना वहां पर। तो हम इसीलिए ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हमारे साथ जुड़ने से उनको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगी। हम लोगों के साथ कोई ऐसा प्राइस गैप नहीं आने वाला। वो इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि कारीगर को अभी एट ना प्रेजेंट भी अभी प्राइस देना नहीं आ रहा। उसका मार्जिन भी बहुत हाई है उसके अंदर, मतलब वो उसको नहीं पता है अगर वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस करना है आपको तो आपको उसके मार्जिन भी कम रखने पड़ेंगे। तो वो जो, हाँ, वो जो गाइडलाइन हम देते हैं उससे क्या हो जाता है, हम लोगों का जो ऑलरेडी हम लोग जो जॉब के हिसाब से ही काम चला जाता है हमारा,
और रॉ मटेरियल भी हम ही डलवा देते हैं, ताकि उनको कैपिटल का भी इशू ना हो। उनको सिर्फ अपने जो लेबर कॉस्ट आ रही है उसका पैसा उनको, हाँ, मैनेज करना है वहां पर। तो उसमें अच्छा। फिर क्या हो जाता है कि हमको हमारा प्रॉफिट जो हमको कंपनी चलाने के लिए चाहिए, वो हमारा हम्म, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के इंक्लूडिंग हो जाता है। मतलब हमसे जुड़ना मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ना। नो प्राइस गैप एट बिटवीन मैन्युफैक्चरर विद आर कंपनी। अच्छा, मतलब वो जो प्राइस गैप होता है, जैसे होता है ना कि कहीं से लोग खरीदते हैं फिर बेचते हैं, इसमें हाँ प्रॉफिट मार्जिन बीच वाला जो है ज्यादा ले लेता है, तो आप वो गैप जो है वो कट कर देते हैं मुश्किल से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्जिन वो इतना हायर लगा देते हैं। उनको राइट। लगता है कि 10 जा रहा है, 5 बिक रहा है, 25 बिक रहा है। हम हाँ। उनको 500 to 5,000 रुपीज प्रोडक्शन के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। तो ओके। उसमें मार्जिन ऑलरेडी उनको नीचे कैसे लाना है, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर होती है। और मुझे तो, मैं तो खुद मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि एक प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होना चाहिए, उसके बनाने के लिए कितना टाइम जाता है। तो ये राइट। सब चीज ऑलरेडी मतलब हम लोगों को, मुझे खुद को पता है। मुझे किसी से कोई कारीगर बोलेगा नहीं मैडम ये तो इसको इतना ही लगना है, तो वो मुझे फुल नहीं वो बना नहीं है। सकता, मुझे पता है कितना लगना है। लेकिन राइट। बहुत सारे ऐसे भी पार्ट हो रहे हैं कि आज की तारीख में फार्मा जैसी कंपनियों में प्रोडक्ट्स वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस मिल रहा है, लेकिन कारीगरों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब किलो के भाव में प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो नो वरी, हम लोगों को फार्मा को एंटरटेन नहीं करना है। और अभी तो फार्मा में भी 10% टीडीएस गिफ्टिंग पे लग गया है, तो वो एक रोक लग गई है, क्योंकि वो क्या देखा जा रहा है, वो सिर्फ एक प्रोडक्शन यूनिट देखी जा रही है। उसमें एक प्रोडक्ट 10-15 कारीगरों के हाथ से निकल रहा है। उनको हाँ। अगर 10 पैसे की मजूरी पे लेके आ जाओगे आप, तो कैसे चलेगा। तो कैसे तो वो चलेगा। मेरा फाइट है। और ठीक, वो तो समय के हिसाब से कारीगर भी नहीं पसंद करते उसको करना। हम लोग जो हमारे मैच में नहीं बैठता है, लेबर ज्यादा बर्डन फील कर रहा है, तो उसको लेबर को हमको हम उन कंपनियों को अवॉइड ही करते हैं। नॉन फार्मा कंपनियां बहुत है, बहुत सारी कंपनियां, राइट। सीएसआर कंपनियां, इवेंट कंपनियां हैं। गिफ्टिंग तो आज की तारीख में प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया भी महंगा हो गया है, तो लोग एज ए प्रमोशनल गिफ्टिंग भी बहुत प्रोडक्ट्स देते हैं। बहुत तो करते हैं। उसमें वैरायटी ऑफ और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कौन से हो सके, जो बोलते हैं ना 50 से लेके 200 रुपए के पर पीस के बजट में आ सके, मेरा फोकस सिर्फ उतना है। और मैं कारीगरों को भी यही गाइड करती हूँ कि आप कम रेंज के प्रोडक्ट्स बनाएं, छोटे बनाएं, ताकि हाँ। आपको लागत भी कम आएगी और प्रोडक्शन भी फास्ट, छोटा प्रोडक्ट जल्दी भी फिनिश होगा, तो सही प्रोडक्शन बात। भी फास्ट होगा। तो ये काउंसिल की बहुत जरूरत है, ये सरकार को जरूरत है करने की। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम हमसे ही शुरू सही, कोई बात नहीं। ये बात भी वहां तक पहुंच जाएगी एक दिन। एंड मतलब आप क्या, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि आप जो उनको उनका जो टैलेंट है, मतलब देखा जाए तो लेबर है उनके लिए, आप उनको पे करते हैं, तो ये जो हम्म। लेबर, मतलब किस तरह के लेबर आप ढूंढते हैं, मतलब कैसा टैलेंट, मतलब इज इट स्कल्पचर ओनली और हैंडीक्राफ्ट, व्हाट एग्जैक्टली। जैसे कि एक वुड का हमने समझो कि एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम्म। ड्राई ड्राई फ्रूट रखने का बॉक्स है। तो अच्छा। उसके ऊपर जो डिजाइनिंग होती है, जो कार्विंग हो ओके। या फिर कोन पेंटिंग हो या हैंड पेंटिंग हो, तो हम्म। उसमें कैसा होता है, हर ये लोग एक कैटेगरी के अच्छे मास्टर आर्टिजन्स होते हैं जो फास्टली तो- उसको करते हैं। अच्छा। और एक एक प्रोडक्ट मैनुअली होता है, उसमें कुछ भी बोलते हैं ना, वो प्रिंटिंग मार दिया मशीन से और चला गया, वैसा कुछ नहीं है, सब वैसा मैनुअली है। हैंडमेड है, तो हाँ। हाँ, तो वो एक्चुअली आर्टिजन है, उनको लेबर बोलना गलत हो जाता है, लेकिन क्या करे, आर्टिजन या। एक्चुअली में अभी लेबर बन गया है। जी वो जी मतलब जी। वो पर डे जो कॉस्ट उसको चाहिए, उसकी मेहनत की उसको मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाती उसको, नहीं तो नहीं। फिर क्या कहे। मतलब देखा जाए तो ये उनका टैलेंट है, बिकॉज हैंडमेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है आजकल, क्योंकि बिल्कुल। आजकल तो सब प्रिंट मीडिया यही चल रहा है, तो हैंडमेड का कुछ अलग ही, कहते हैं ना, वो वैसा डिजर्व नहीं मिल पाता उनको जो उनको मिलना चाहिए रिकॉग्निशन। तो राइट। ये मैम बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। एंड इवन मैं आपसे पूछूंगी कि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, तो आपके अंदर ये आर्टिस्ट कहाँ से, मतलब क्या आपकी फैमिली में कोई था, या किसी ने आपको, लाइक होता है ना, बोलते हैं कि तुम क्या बनोगी बड़े होके, तो जब आपके सामने ये किसी ने क्वेश्चन किया, तो आपने क्या कहा था अपने चाइल्डहुड में। एक्चुअली ये हमको हमारी मम्मी से मिला है। मेरी अच्छा। मम्मी बहुत अच्छा बोलते हैं ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करती है। तो हम्म। वो मेरी मम्मी भी ऐसी है कि उसने देख लिया तो उसको आ गया।
अच्छा। यहाँ तक कि मेरी मम्मी जब वो ब्लाउज सीती थी या ड्रेस सीती थी, तो मेजर टेप से वो माप भी नहीं लेती थी। वो अच्छा, आपका बॉडी देख लिया अंदाजा। ना, तो वो सिल लेगी, वो परफेक्ट ही आएगा। जरा भी इंच आपका है ना उसमें, वो बोलते हैं ना आपको फिट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। तो वो मेरी मम्मी में था। तो मम्मी से फिर मैं आर्ट लाइन में चली गई, आर्ट एंड क्राफ्ट में चली गई। मेरा भाई ओके। फैशन डिजाइनर है, वो ओके। उसने भी वो कैरी ऑफ फॉरवर्ड किया उसको। तो ये बोल सकते हैं कि ये तो हमारे खून में है। सही बात है मैम। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि मम्मी, जैसे मेरी मम्मी भी क्रोशिया वगैरह सारा दिन उनका हाथ चलता ही रहता है। तो लेकिन आजकल जो आर्टिस्ट हैं, जैसे एज अ प्रोफेशन आर्ट को लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि एज अ प्रोफेशन अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ आर्टिस्ट बन के रहूंगा, तो इकोनॉमिकली उनके लिए कितना बेनिफिट है? देखो वही बात है ना, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में हो ना, कि किसी तरह मेरी 4 पेंटिंगें साल में बिक जाए, तो हम्म। वो पेंटिंगें को मैं नहीं गाइड करती। क्योंकि हम्म। आज की तारीख में उन पेंटिंगों को कैनवास प्रिंटिंग भी किया जा रहा है। जी जी जी। कैनवास प्रिंटिंग होगी, आप और उसके ऊपर हल्का सा टचअप कर देते हैं ना। आप डिजिटल और कर हम, दो। मैं इतने, मतलब मैं तो इतनी पारखी हूँ, मैं पेंटिंग देख के ही बता दूंगी कि ये कैनवास प्रिंटिंग है या ये हैंडमेड नहीं है। तो अभी भी मुझे भी उसको गहराई से देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक कैनवास प्रिंट के ऊपर उसकी आउटलाइन, उसके हाइलाइट्स को ब्रश से किया गया है, मतलब हाँ। शॉर्टकट इस्तेमाल किया गया है। जी। तो वहां पर हमको भी पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो राइट। उनको मैं, अभी जो आ गया है टेक्नोलॉजी मार्केट में और जो हो रहा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी बनाकर हम उसमें प्रोडक्शन लेवल में तो अपने आप को लेके जा सकते हैं जा ना, उन सकते हैं। पेंटिंग्स को। जैसे कि वो पेंटिंग्स अगर की होल्डर्स के रूप में हमारे साथ आ जाए, एक ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम की आउट बॉर्डर के रूप में उसको इस्तेमाल करें हम, ठीक है राइट। ना। ताकि आप एक मैसेज भी दे रहे हो, या फिर एक आप हमारा कल्चर्स भी दिखा रहे हो। मिनिएचर होते हैं ना कल्चर, जैसे कि जी जी पुरातत्व जी। के बहुत सारे ऐसे बारीक मिनिएचर पेंट होते हैं। झांकी तो दिखने उसमें मिलती है, बहुत हाँ। टाइम जाता है। तो वो जी। आप प्रिंट करके उसके ऊपर हाइलाइट्स ब्रश के करवा लो। आप उसको हम्म। प्रोडक्शन लेवल पे देखो उसको थोड़ा। तो ऐसे डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर आप अपना डाल सकते हो। आज की तारीख में डिजाइनर, अगर टेक्सटाइल की बात करें, तो डिजाइनर ब्लाउज और ब्लाउज का। डिजाइनर जैकेट्स बहुत हो रहे हैं। वहां पर प्रिंट, आप प्रिंटिंग डाल दिया, उसके ऊपर हल्का सा अपना कोन वर्क का 3D टचअप कर दो उसके ऊपर, जिससे वो जी। हैंडमेड फील आए। तो आपको थोड़ा सा उसको वॉल्यूमेट्रिक में कैसे जाए, आप प्रोडक्शन में कैसे जाए, ये उन आर्टिस्टों को सोचना पड़ेगा। अदरवाइज बस यही एग्जीबिशन लगाइए, एक आध पेंटिंग बिक जाएगी, या फिर आप नो लॉस प्रॉफिट में ऐसा सोचो। नो लॉस की बात तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि देखो एक कैनवास और एक कलर में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसका एग्जाम्पल मैं दूंगी कि अगर हम टेलर को, अगर हम शर्ट सिलने देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो 3 रुपए का धागा होता है, राइट। लेकिन शर्ट्स के वो सिलने का वो 1,000 500 तो लेता ही है। क्यों हाँ। लेता है? क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग है, टैलेंट। उसका जो सिलने का स्टाइल है, उसके पैसे है वो, राइट। जी। तो यहाँ पर भी यही काउंट होता है कि कलर और कैनवास के इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसने जो टेक्निक से, जो अपने माइंड्स के थ्रू, जो उसको अंदर से जो फील आया, उसने जो कैनवास पे उतारा है, जी जी तो वो जी। उसके पैसे है वो। लेकिन हम्म। अब जो चलन धीरे धीरे इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ अपग्रेड होता जा रहा है, तो हमको हम्म। भी अपने आर्ट फील्ड को अपग्रेड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। तो मतलब जैसे कि ऐसे होता है बहुत बार, जो हैंडमेड को मिलना चाहिए कॉस्ट, वो मिलता नहीं है। लोग ज्यादा करके, मतलब हम जो एक जनरल पब्लिक होते हैं ना, वो लोग नहीं पहचान पाते कि यही डिजिटल आर्ट जो है वो हैंडमेड ऐसा है और डिजिटल ऐसा है। तो कॉस्ट में बहुत बेनिफिट वो हो जाता है कि डिजिटली इतने में बिकता है, और जो हैंडमेड है वो और महंगा होना चाहिए, मगर वो उन लोगों को लगता है कि ये सस्ता है, ये ले लेता हूँ। तो ये जो एक कंज्यूमर का, जैसे अभी हमने जो बात की वो आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से की, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? देखो कंज्यूमर तो एक ही चाहेगा कि मुझे सस्ता और अच्छा मिले। अच्छा सिंपल चाहिए। सा थॉट है, और वो कॉमन थॉट है। मैं भी चाहूंगी, अगर मैं अपने आप को एक बार के लिए, आर्ट फील्ड को छोड़ दो, अगर मैं चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने जा रही, कोई भी, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरे बजट में भी मिले और अच्छा मिले। ठीक है, तो ये माइंडसेट कोई गलत नहीं है, यहाँ पे सब कोई चाहेगा इसमें। तो यहाँ पर कंज्यूमर की वांट वही है। लेकिन अगर कारीगर उसको अपनी वांट के साथ मैच नहीं करेगा, तो कैसे एक्सप्लोर होगा? ये नहीं होने वाला है। नहीं हो पाएगा। तो हर हम अपनी जगह देखो, हम आर्ट के फील्ड में सोचेंगे हैंडमेड है, महंगा देके ले लो,
ये हम माइंडसेट बना लेंगे। लेकिन अदर हाँ फील्ड्स में, हम अदर चीजों में नहीं हम ये सोचते करेंगे। हैं कि यार हमको सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। माइंडसेट तो एक ही होगा ना वो। तो सही बात है। हमको बदलने की जरूरत है। सोसाइटी, हाँ हाँ, सब एक जैसा ही सोचती है, बहुत सब सभी लोगों की सोच एक जैसी ही होती है। बहुत कम होते हैं जो थोड़े अलग विचारधारा के होते हैं। लेकिन 90% तो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे मैं अगर किसी को 100 रुपए का भी गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू दिखने में 500 रुपए की तो एटलीस्ट होनी चाहिए। राइट। राइट। तो परसीव वैल्यू जब तक उस क्राफ्ट से आपके नहीं दिखेगा उनको, तो कोई आपके क्राफ्ट को क्यों खरीदेगा? वो तो एक ही देखेगा ना कि मुझे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स 200 रुपए में क्या मिल रहा है, 100 रुपए में क्या मिल रहा है, मुझे चाइना के प्रोडक्ट्स में क्या मिल रहा है, क्या कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो वो तो वो अपना बेनिफिट देखेगा ना, जहां उसको उस प्राइस में अगर वो बेहतर चीज मिल रही है, तो वो आर्ट को कहाँ सोचने जाएगा? वो तो सोचेगा कि मैं ले लेता हूँ अपने, और मैं अपने जो घर में कोई भी इवेंट है, या भी अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो लोग एक गिफ्ट देना पसंद करते हैं। एक जी एक गिफ्ट देना का मतलब कैसा, एक हैप्पी रिलेशन को मेंटेन करना है, एक रिलेशन को मेंटेन सही करने बात। का भी प्रतीक है। इज नॉट ओनली ब्रांडिंग फॉर आवर कंपनी। लेकिन ये भी तो लोग देते हैं कि हम, कोई हमारे घर आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, तो हम उसको कुछ दे के भेजें। तो हाँ ये जो हाँ गिवर की भावना गिफ्टिंग देता है, तो हाँ कारीगरों को समझना पड़ेगा इसको। जी। मैम ये बहुत अच्छा, मतलब आपने बहुत काफी नॉलेज की बातें की हैं। मतलब आज आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी इससे काफी कुछ जानकारी मिलती है। और बहुत बार ऐसे होता है हम किसी भी पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाते हैं, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो मैम आप क्या कहेंगे कि ये जो कोरोना पीरियड आया, ये जो लॉकडाउन पीरियड आया, उसका आप एज अ एंटरप्रेन्योर और एज एन आर्टिस्ट क्या फर्क पड़ा? देखो, फर्क कुछ नहीं पड़ा है। जिसके पास सेविंग थी उसने हैप्पीली सरवाइव किया है। जिसके उसके लिए तो वो एक मेडिटेशन का टाइम है। ईश्वर का ध्यान करो, कोई कॉल, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और हम्म, जिसके पास सेविंग नहीं थी तो वो जरूर परेशान था, और हेल्थ इश्यू जिनको हुए वो लोग भी परेशान थे। लेकिन हम्म, कोरोना ने बहुत सिखाया हमको सेल्फ मेड होना कितना जरूरी है। राइट। और सबसे बड़ी बात कि हमको ये पता चला है कोरोना के टाइम पे कि अभी इंडिया कहाँ खड़ा है और कितना आग मजबूत होने की जरूरत है। आज हॉस्पिटल्स की सर्विस हमारी बहुत कम है, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से। तो ये चीजें तो काफी, और मैंने आर्टिजन्स को तो उस वक्त मैंने भी काफी लाइव स्ट्रीमिंग की थी। तो मैंने आर्टिजन्स को उस वक्त गाइड किया था कि ये समय है नए डिजाइन्स को सोचने और करने का। क्रिएटिव। थोड़ा सा कुछ अपना आर्ट डेवलप, और नए फील्ड की तरफ आप सोचिए कि नए कम लागत में हम अच्छे प्रोडक्ट्स कौन से बना सकते हैं, उस बारे में सोचिए। लेकिन जो लेबर लेवल पे है, जैसे कि कोई फैक्ट्रियों में जो आर्टिजन्स काम कर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं आर्टिजन्स, उनको जो जॉब वर्क पे बैठा है कि उनको वो करना है, तो उनके लिए तो प्रोडक्शन के बारे में सोचना तो जीरो ही है, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो उनको काफी दिक्कतें आई है। और मुझे तो मतलब ये मुझे भी ऐसा लगा कि सरकार के पास एटलीस्ट आर्टिजन्स के लिए कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो छोटे निम्न क्लास के हैं, मे बी। लेकिन यही है कि हमने कोशिश की है उनको मोटिवेट करने की, उनको धैर्य रखने के लिए हमने उस वक्त भी कहा था। और खैर, हम कौन होते हैं, लेकिन ये है ईश्वर सबका देखता है। तो कोशिश एक ही रही है हमारी कि हम विकास की तरफ निरंतर बढ़ते रहे, लोगों को भी सपोर्ट करते रहे। पर सबकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, हमारी भी एक लिमिटेशंस है। हाँ मैम, आपसे तो काफी होता है ना, काम वगैरह की बहुत बातें होगी। मैं अभी जैसे हमारा ये जो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है, तो जरूर हम्म। चाहूंगी कि कहते हैं ना, एक थोड़ा सा हम देश के लिए कुछ तराना गाएं। तो हम्म। आपकी तो वॉइस मुझे बातें करके ही पता चल रहा है काफी स्वीट है। तो जरूर नहीं, इतनी स्वीट नहीं है मैं, मुझे गाना सुनना पसंद है, गाना नहीं। मैम हम साथ में थोड़ा सा गाएंगे अपने देश के लिए। बिल्कुल, चलिए। आप शुरू करिए, आप जो सॉन्ग बोले। एक ही गाना याद आ रहा है अभी सडनली, तो तेरी मिट्टी में मिल जावा। जी जी जरूर। मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर कुछ मुखड़े जरूर याद है, लेकिन अच्छा लगता है वो सुनने के लिए। बोलिए ना मैम, स्टार्ट करिए। कभी ऐसे गाया नहीं, मैंने रियली बोलती हूँ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा। क्या है और? कुछ याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ उसको।
मुझे तो वो देश के लिए तो यही कहूंगी कि देश की मिट्टी हमारी जो है, ये जो यहाँ की जो खुशबू है, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वो हम कहीं पे भी किसी भी कंट्री में चले जाए, ये बहुत मिस करते हैं। और यहाँ का मैं बोलती हूँ, यहाँ का वो कीचड़ भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि पैरों में कीचड़ भी लगना चाहिए थोड़ा सा। मैं हाँ वैसे अच्छा लगता है कि बोलते हैं ना लोग बाहर, यहाँ पानी मत पियो, इधर मत करो। मुझसे वो केयरिंग नहीं हो पाती है, मतलब ऐसे लगता है कि हर जगह बिस्लरी में नहीं रह सकती। मतलब मुझे मजा आता है ढाबे में भी मटके से पानी पीना। एक्चुअली हर हर देश के हर उस इंसान को मजा आता है। नेचुरल रहना इतना अपने आप में सुखद है ना वो। मुझे भी नेचुरल रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोग शायद मेरे पर्सनालिटी से ये नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे खुद को जमीन पे बैठना बहुत पसंद है। खुली हवाओं में नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद है। तो मैं नेचुरल रहना बहुत पसंद कर रही हूँ। जब वो कोई मुझसे बात करता है ना, तो उसको लगता है यार ये तो बहुत सिंपल है, हम ऐसे ही लग ले रहे थे उसको। नेचुरल रहो, और जितना है उतना सच के साथ रहो। सच में जो ताकत होती है, वो कोई ताकत नहीं है। आज भले आप कम स्टेज पे हो या पीछे हो, कुछ भी आप उसको आकलन कर सकते हो, लेकिन सच्चाई से जीने की जो बात होती है ना, जो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा करती है ना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए नेचुरल ही सच है। बनावटी डुप्लीकेट किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। तो पता भी चल जाता है, फेकनेस के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाती हूँ मैं, तो मेरा तो ये प्रॉब्लम अरे है। कोई नहीं कर पाता ना, जो चोर भी चाहता है कि मेरे साथ कोई बेईमानी ना करे। क्यों चाहता है? क्योंकि ये नेचर के साथ अपने, बोलते हैं ना, अपने आत्मा से जुड़ा है ना वो। तो मैं ऑडियंस में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 16 अगस्त को मैम का बर्थडे भी है। तो हम आपको एडवांस में वेरी हैप्पी बर्थडे कहेंगे मैम, एंड हम चाहेंगे कि जो भी आपने सपना देखा है हमारे प्रोग्रेस के बारे में, और बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए हेल्प करना, और कहते हैं ना कि आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए, आपके फेस से और आपकी बातों से मुझे पता चलता है कि आपने सोचा है कि मुझे ये मेरा मकाम है, उसमें आगे बढ़ते जाना है। तो हम सब मिलकर आपके लिए विश करते हैं कि आप जरूर वहां पहुंचे, और फिर वहां पहुंचकर एक बार फिर से द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विश का। और मैं तो ईश्वर से और लोगों से बस यही काम चाहती हूँ कि आपके एक छोटा सा कमेंट रिप्लाई भी है ना, मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला देता है। और मैं कितना कर पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करके रहूंगी, ये मैं जरूर हौसला लेके चलती हूँ। क्योंकि कुछ नियति को भी मंजूर होता है, लेकिन मेरे अगर इरादे नेक हैं, तो जरूर कामयाबी है। और कामयाबी हर स्टेज पे है। मैं वहां पहुंचूंगी, वहां जाऊंगी, वो कामयाबी ऐसा नहीं है कल क्या थी, कल से तो आज मैं कामयाब हूँ, आने वाले समय में और कहीं आगे जाऊंगी तो और कामयाब हूँ। तो कामयाबी की डेफिनेशंस बहुत है। कोई बोलते हैं ना कि 5 आर्टिजन्स के साथ काम करता है तभी भी कामयाब है, 500 आर्टिजन्स के साथ काम करेगा तभी भी वो कामयाब है। लेकिन ये है कि मैं अपने भारत को, देश को एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डेवलप प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री देके जाना चाहती हूँ। तो उससे पीढ़ी दर पीढ़ी, जो भी माँ बाप अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनाने के लिए नहीं सोचते, बोलते हैं ना इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए हर कोई सोचता है, लेकिन आर्टिस्ट बनाने के लिए नहीं सोचते, तो मैं एक प्रेरणा का स्रोत बनूं कि मुझे शिल्पा जी जैसा आर्टिस्ट बनना है और एक ऐसी इंडस्ट्री और खड़ी करनी है। मैं चाहती हूँ एक ब्रांड में और ऐसे ब्रांड बने, ताकि हम आर्टिजन्स को फायदा हो। क्योंकि जो वो बोलते हैं ना, उनके पास इतना ऑर्डर आ जाएगा कि उनको अलग से ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। वो बड़ी ब्रांड मेकिंग कंपनियां ही वो कारीगरों के साथ बोलते ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट करके बैठेगी कि तू प्रोडक्शन जो करके देगा वो मुझे ही देगा। तो ये होना चाहिए, इसलिए एक वो प्लेटफॉर्म मुझे खड़ा करना है। तो वो मेरा ड्रीम, मैं चाहूंगी कि आप लोगों के आशीर्वाद से के बिना बिल्कुल अधूरा अधूरा है। और मेरे बर्थडे के दिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट के साथ आशीर्वाद दे, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा। तो मैम, और ऑफ कोर्स ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब बहुत ही पॉजिटिव है इस बात को लेके कि आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा। मैं कहूंगी ये मेरा ड्रीम नहीं, यही ऊपर वाला कुछ मुझसे करवाना चाहता है, और मैं माध्यम मात्र हूँ, मैं कर रही हूँ बस। और खुशी है मुझे कि एटलीस्ट मुझे चुना है उसने, मेरे अंदर इतना पैशन भरा है कि तुझे करना है। तो बस कर रहे हैं हम अपने ऊपर वाले की आज्ञा समझ के। मैम, आपको हमारे शो पर कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे टॉक शो में जो भी वुमेन्स थोड़ा भी इनिशिएटिव कर रही है अपने सोसाइटी के लिए, या फिर उसकी एक जर्नी रही है,
तो आप उनको चुन के ऐसे ही सोशल मीडिया में लाती है यहाँ पर। तो मैं बोलती हूँ सब थैंक्स टू, और ईश्वर आपको आपका टॉक शो इंडिया का नंबर 1 टॉक शो बने, मेरी ये दिल से कामना है। और आप ऐसे ही लोगों महिलाओं को खास करके प्रोत्साहित करें टॉक शो पे लाके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। एंड जरूर हम कोशिश करेंगे कि जितना, मेरा भी एक मोटो है कि बहुत सारे लोग अपनी बात नहीं कह पाते, तो मेरे टॉक बिल्कुल शो पर अपनी पैशन जर्नी शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जुड़िए अंजलि अरोरा के टॉक शो के साथ। और शायद आपको वो तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आप उन तक पहुंचिए, अपनी रिक्वेस्ट डालिए कि मेरे साथ टॉक शो करिए करके। ये एक अच्छा मैसेज है सोसाइटीज को, अपनी निजी जिंदगी में हम कैसे यहाँ तक आए, तो एक दूसरे से हम मोटिवेशन ले सकते हैं। तो सब लोग जरूर जुड़िए और जरूर इस वीडियो को पूरा तक अंत तक देखिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, धन्यवाद।